नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल संवाद इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी खास मुलाकात शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती वंदना कुमारी जी से कराने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जी। और अन्ना जी के आंदोलन में ही अचानक मुझे लगा जो कि कुछ बदलाव होने वाला है एक समाज में, क्योंकि मैं एनजीओ से जुड़ी हुई थी। मेरी अपनी खुद की एनजीओ थी और मेरा सोशल वर्क एक हॉबी जिसमें मैं पुअर गर्ल चाइल्ड महिलाओं के साथ स्लम बस्तियों में मैं काम करती रही थी। लेकिन वहाँ पे जब भी मैं काम करना चाहती थी तो वहाँ कोई भी गवर्नमेंट फंड, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से फंड या कोई सरकार की जितनी भी विधि व्यवस्था थी वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी जिन लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी। तो हमें अचानक लगा, अन्ना जी का आंदोलन आया तो हमें लगा जो कि ज़रूर कुछ बदलेगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर हम सब मिलके इसको सपोर्ट करें। तो अचानक रात में 8 बजे टीवी देख रहे थे, हम लोग गए वहाँ पे जंतर मंतर और वहीं से हमारी यह आंदोलन की कार्रवाई शुरू हुई। और वहाँ से एक मैसेज आता था, हमें नहीं पता ये आंदोलन कौन कर रहा है, कौन मोबिलाइज कर रहा है, एक हमें मैसेज आता था, हम बिना सोचे समझे उस आंदोलन में जाते थे। और लगातार चाहे हमारी फर्रुखाबाद वाली आंदोलन हो तब या रामलीला मैदान में 11 दिन की जो आंदोलन थी उसमें मैं कभी घर पे नहीं आई। मैं लगातार आंदोलन से जुड़ी हुई रही। फिर हमारी पार्टी बनी और पार्टी बनी तो एक क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरे हाथ में आई। मुझे एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई जिसमें शालीमार बाग थी। उसके पहले मुझे लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, पूरी दिल्ली में महिलाओं को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई। जब जब जो जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी से हमने काम किया और आज मैं आप सबके सामने। थैंक यू सो मच मैम आपको अपने बारे में बताने के लिए। फर्स्टली तो फीलिंग रियली प्राउड कि बीइंग अ फीमेल आप इतने लोगों को मैनेज करती हैं, आप इतने सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ के जो क्षेत्र है शालीमार बाग, आपके पास जो पब्लिक आती है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो उनके क्या मुद्दे होते हैं मैम? देखिए, उनके बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं जी। उनकी सरकार और सिस्टम से रिलेटेड मुद्दा ही होता है जी। जो सरकार और सिस्टम से रिलेटेड मुद्दा शायद उनके कहने से नहीं हो पाता तो उसको लेके हमारे बीच आते हैं। और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, राशन कार्ड से रिलेटेड, बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या आपको आधार कार्ड हुआ, पहचान पत्र हुआ, पानी के बिल, बिजली बिल, कहीं कुछ करेक्शन उनको चाहिए, कुछ ज़्यादा आ गया है या हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके वो आते हैं। और अधिकांश इसी तरह की समस्या लोगों की होती है, या पेंशन से रिलेटेड हो। ओके मैम, आपके पास जो पब्लिक आती है अपने मुद्दे लेके, अपनी परेशानियां समस्याएं लेके, तो आप फिर उनको किस तरह से रिजॉल्व करती हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले उनकी समस्या सुनती हूँ मैं। हाँ जी। क्योंकि समस्या, बहुत सारी समस्या होती है जो हमारे से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन उनकी समस्या बैठ के सुनने से ही उनकी आधा समस्या तो सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या होती है उसको तो या तो फ़ोन कर देती हूँ या उनके नाम से लेटर लिखती हूँ या डिपार्टमेंट को बताती हूँ जो कि हाँ भाई कैसे हो सकता है इनका सॉल्यूशन। इनके बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो डिपार्टमेंट बेजगह इस टेबल से उस टेबल इनको भगाते रहते हैं और आम आदमी को वो भाषा समझ में नहीं आती, तो उनको तरीके से समझा के फिर डिपार्टमेंट को भी समझाती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे इनकी समस्या समाधान हो सकता है और कर दो, तो हो जाता है समस्या। मतलब आधा समस्या तो उनकी सुन लेने से ख़त्म हो जाता है, आधा उनका जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैम, आपके पास कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आया अपनी प्रॉब्लम लेके, या जो भी पब्लिक आती है, आपने अपनी तरफ से जो भी एक्शन टेकन है वो कर दिया, आप उनको फिर क्रॉस वेरीफाई कैसे करती हैं कि आपने जो स्टेप लिया है वो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है या अभी भी स्टिल चल रही है उनकी प्रॉब्लम? देखिए, बहुत सारे साथियों को तो मैं कहती हूँ अगर समस्या समाधान हो या ना हो आप मुझे कॉल ज़रूर करिएगा, तो अधिकांश समस्या तो सॉल्व हो जाती है।
कुछ नहीं होती है तो वो रिटर्न बैक अपने आप कॉल करते हैं, और हो जाती है तो हमें पता चल जाता है जो उनका कॉल नहीं आया इसका मतलब उनका काम हो गया। तो ये हमारा रीचेक करने का सिस्टम है। कुछ है जो हम हमारे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू हमने बनाए हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, ब्लॉक वाइज हमारे ग्रुप हैं, कम्युनिटी वाइज हमारे ग्रुप हैं, कुछ हमारे जैसे व्यापारी मंडल का अलग ग्रुप है, RWA के अलग ग्रुप है। तो सभी ग्रुप में मैं एक्टिव रहती हूँ, मेरा ऑफिस एक्टिव रहता है, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारी समस्या आती है। और कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की भी ग्रुप है, तो वहाँ हम डालते हैं, फिर रीचेक करते रहते हैं जो ये इतने तारीख को हमने दी और वो अभी तक काम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह हमारा चेक एंड बैलेंस रहता है काम। मैम आपने जैसे अभी डिस्कशन करा RWA के बारे में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो ये आपके पास क्या मुद्दे लेके आते हैं, इनकी क्या परेशानियाँ होती हैं? देखिए इनके पास एक मुझे लगता है जैसे गांव में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उसी तरह से हमारे शहरों में RWA का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। RWA पूरे ब्लॉक को कंट्रोल करती है छोटी छोटी समस्याओं को लेके। तो उनकी सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, उनकी पानी से रिलेटेड, सड़क से रिलेटेड, गलियों से रिलेटेड, पार्क से रिलेटेड उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। तो आपको बताइए जो हमारी सरकार ने RWA को बहुत एम्पावर किया है। हमें जैसे पार्कों को लेके दिल्ली गवर्नमेंट उनको फंड देती है पार्क डेवलप करने के लिए। तो RWA को MLA फंड में भी जहां वो सड़कों की डिमांड करते हैं, पार्कों की डेवलपमेंट की डिमांड करते हैं, चाहे कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे जल बोर्ड की नई पाइपलाइन बिछाने का, पानी बिजली की पाइपलाइन चेंज करने का या तार चेंज करने का, कुछ भी काम वो हमारे बीच में लेके आते हैं। तो वो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिलके जहाँ MLA फंड की ज़रूरत हो MLA फंड देते हैं, या कहीं डिपार्टमेंट का फंड लगता है तो उससे उनकी कंसल्ट कराते हैं और डिपार्टमेंट के थ्रू काम करवाते हैं उनका। तो ये जो फंड्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ये सफिशिएंट होते हैं मैम, ये सारे नहीं, काम करने देखिए के लिए? ये फंड तो बहुत ही नाम मात्र है। जो 4 करोड़ का फंड पर ईयर होता है एक साल के अंदर, और 4 करोड़ का फंड हमारे पूरा एरिया, कम से कम हमारे एरिया में 162 ब्लॉक है, कॉलोनी, 4 गांव हैं, लगभग छोटे बड़े सभी स्लम मिला के 11 स्लम है, अनऑथराइज एरिया है। तो ये बहुत कम फंड होते हैं, लेकिन इतना इन्हीं से हम छोटे छोटे काम कर पाते हैं। छोटा छोटा काम जैसे झूले लगा दिए, स्ट्रीट लाइट लगा दिए, हाई मास्क लाइट लगा दिए, बेंचेज है, ये छोटे छोटे काम हम कर पाते हैं। लेकिन ये सब काम MCD के हैं, लेकिन फिर भी MCD के पास फंड नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही पिछले 15 साल से तो MCD में BJP रही है, भाजपा के लोग रहे हैं, तो कुछ काम ही नहीं हुआ क्षेत्र में विकास का। तो अधिकांश हम कोशिश करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से करवाने का, और कहीं गांव है तो रूरल डिपार्टमेंट से फंड ले लिया, कहीं SC ST का एरिया है तो वहाँ SC ST से फ़ंड ले लिया, कहीं स्लम का एरिया है तो स्लम से फ़ंड उस एरिया में ले लिया, PWD के एरिया में PWD से। तो मैनेज करते हैं सभी डिपार्टमेंट को मिल के और साथ में क्षेत्र के डेवलपमेंट के काम में करते रहते हैं। मैम अभी जैसे हमने आपके पास विज़िट किया तो हमने भी बाहर पर्सनली देखा कि बाहर ना पार्किंग का भी काफ़ी इशू है इस एरिया के अंदर, और उसके बाद बाहर जैसे गार्बेज है, नाले वगैरह हैं यहाँ पे, तो बाहर बहुत ही मतलब कि क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी अगर आता है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं जी। दिल्ली में हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप जिस एरिया में आई हैं, यहाँ ये अनऑथराइज एरिया है, जी। यहाँ JJ क्लस्टर भी है, यहाँ कोई चीज़ मतलब सलीके से नहीं है। यहाँ मार्केट भी हैं, छोटे बड़े मार्केट भी हैं, लेकिन आप जिस रोड से अभी आई हैं ये रोड डबल रोड बनने जा रहा है। अच्छा। डबल रोड जब बनेगा तो मुझे लगता है ये सारी गंदगी ख़त्म होगी। इसी गंदगी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने डबल रोड का पास करवाया है। लगभग 2-2.5 साल से इसमें काम चल रहा है, और ये जब रोड बन जाएगी तो ये गंदगी का काम ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक ये कूड़ा का सवाल है, तो आज हमारी दिल्ली में पहली बार समझिए MCD में आपकी सरकार बनेगी। आज मेयर का चुनाव भी है, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी का ही, क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी का है, तो मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा
तब बस हमारा एक ही ध्येय है हमारी पार्टी का, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का। उसमें हम सभी विधायक, हम सभी निगम पार्षद मिलके और सरकार के साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली तो कूड़ा कूड़ा था। 15 साल से एमसीडी की वजह से, एमसीडी में भाजपा की वजह से दिल्ली कूड़ा कूड़ा ही था। अब पहली बार दिल्ली को एक नया मेयर मिलेगा और आम आदमी पार्टी का नई पार्टी आई है और इस पार्टी का विजन ही था दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाना, कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करना। तो हम सब मिलके काम करेंगे और मुझे लगता है ये कूड़ा ख़त्म हो जाएगा। मैम मैं इसके बाद ना आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सभी मुद्दों के अंदर एक बहुत अहम मुद्दा रहता है बच्चों की शिक्षा का, कि एजुकेशन लेवल का। तो आपने अपने क्षेत्र में एजुकेशन को लेके, प्राइमरी एजुकेशन को लेके, जो K-12 एजुकेशन है उसके क्षेत्र में आपने क्या विकास किया है यहाँ कि दिल्ली सरकार की बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है उनके पास, और वर्ल्ड वाइड में हमारी शिक्षा की नीति को लेके लोग अवेयर हैं, जो कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल को हम अपने अपने स्टेट में लागू करें, हम अपनी कंट्री में लागू करें। ये शिक्षा के लिए जिस तरह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी काम कर रहे हैं, और हम लोगों की जो हम विधानसभा लेवल पे यही काम करते हैं, जो हम लोग चेक करते हैं स्कूल को टाइम टू टाइम, जब भी वो उस रूट से गुजरे तो स्कूल में चले गए, उस स्कूल में बच्चों से मिले, उस स्कूल में हमने हर स्कूल में हमारे एरिया में एमएलए रिप्रेजेंटेटिव एक बैठे हुए, सोशल वर्कर हैं जो टाइम टू टाइम स्कूल को चेक करते रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई एजुकेशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, और साथ में जितने भी हमारे टीचर्स के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के हम लोग काम कर रहे हैं। और शिक्षा के विषय में बोलिएगा तो आज मतलब प्राइवेट स्कूल से अच्छी रिजल्ट हमारी गवर्नमेंट स्कूल की आ रही है, चाहे स्पोर्ट्स लाइन में हो तब, या एजुकेशन लाइन में हो, या एकेडमिक लाइन में हो, सभी में हमारी स्कूल, दिल्ली सरकार की जो स्कूल है वो आगे काम कर रही है, बहुत अच्छा। मैम आपने जैसे बताया कि आज की डेट में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल्स का आ रहा है, तो क्या परसेंटेज में क्या इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि कितना परसेंट ये जो रिजल्ट है ये बढ़ गया मैम पहले के कंपैरिजन में? ये मैं कहूँगी 80% के करीब है। पहले के 100% भी कहने में मुझे कोई कोरेज नहीं होगा। बहुत सारे स्कूल है जो 100% रिजल्ट दे रहा है। और साथ ही कोरोना काल में जिस तरह से हर लोगों का काम गया, हर लोगों का सब कुछ बिजनेस ठप हो गया, नौकरी बहुत सारे लोगों की चली गई, उस पीरियड में पूरे दिल्ली के अंदर 2 लाख लोगों ने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे वो गवर्नमेंट स्कूल को शिफ्ट किए, और खुशी खुशी शिफ्ट किए। ये भी नहीं जो उनको कहीं से फील हुआ, चाहे कोई भी बच्चा ऐसा मुझे सुनने में नहीं आया जो गवर्नमेंट स्कूल में जाके वो डिप्रेशन में चला गया या कुछ हुआ, या उनके साथ मतलब बहुत सारे बच्चों का एक मायनिया होता था जो नहीं गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चा हमारा डिप्रेशन में चला जाएगा, चाहे बच्चा हमारा अनईजी सा फील करेगा, ऐसा नहीं हुआ। सभी बच्चे और पेरेंट्स खुश हैं और वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं जो कि हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में ऐसी एजुकेशन सिस्टम है, दिल्ली की स्कूल ऐसी है, और वो अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर को बताते हैं जो आप भी गवर्नमेंट स्कूल में लेके आओ अपने बच्चों को, और एक से एक बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल से निकल रहे हैं। मैम अगर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल्स का एक स्टैंडर्ड होता था या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो वो आज भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो जो आपने अभी बताया कि कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में मूव हुए हैं, तो ये कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में मूव हुए हैं? पूरी दिल्ली के अंदर मैंने कहा जो कि 2 लाख बच्चे 2 लाख बच्चे कोरोना काल में शिफ्ट हुए गवर्नमेंट स्कूल में पूरी दिल्ली से, तो आप परसेंटेज समझ सकती हैं जो कितना हुआ।
तो बहुत सारे बच्चे हुए हैं शिफ्ट, बहुत सारे की तो अभी आपके पास डेटा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो परेशान साथी थे, जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साल 2 साल से वो उस स्कूल को फ़ी नहीं दे पाए थे, फ़ी के कारण उनको स्कूल से निकाल भी दिया गया। तो ऐसे जो भी परेशान लोग थे तो उनको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको कहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन होता गया। कुछ हमारी सरकार की पॉलिसी ऐसी रही जो कि टीसी की भी हमने डिमांड बंद कर दी। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा नहीं, विदाउट टीसी भी हम एडमिशन लेंगे। उस समय एक ढाल बन के, एक उन पेरेंट्स के साथ ढाल बन के हमारी सरकार खड़ी रही और हम लोगों ने सभी बच्चों का एडमिशन कराया। कोई भी ऐसा शिक्षा मुक्त ना रहे बच्चा, इसके लिए हम लोगों ने पुरजोर तरीके से अभियान चलाया और लोग खुशी खुशी गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन कराए बच्चों का। मैम, हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हायर एजुकेशन में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, और जिनको अभी हम लोगों ने 2-3 तरह से, जो एक तो SC/ST की रिजर्वेशन उनको भीम योजना के तहत मिलती ही है, साथ में जितनी भी स्कॉलरशिप हमारी सरकार ने देना शुरू किया। फिर 10% और जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए उनकी अलग से एक EWS सर्टिफिकेट बनी, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, और उन लोगों को सबको एडमिशन मिला। तो हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और आगे मुझे लगता है जो नई नई पॉलिसी, नई नई योजना आएंगी तो हमारे लिए, मतलब दिल्ली के बच्चों के लिए तो अभी भी वेस्ट है हर जगह से, और आगे भी और भी जैसे जैसे लोगों की डिमांड आ रही है आगे वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। मैम, आपने जैसे बताया कि स्कॉलरशिप वगैरह या फिर बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, क्या इनके कोई पैरामीटर्स हैं जिसमें आप इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कर पाएँ कि जो फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या वो बच्चों तक पहुंच पा रही हैं? 100% हमारी हर स्कूल में, हर कॉलेज के अंदर हमारी कमेटी होती है, दिल्ली गवर्नमेंट की कमेटी होती है, जिसमें MLA रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहीं एजुकेशन मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव, कहीं कमेटी होती है, कहीं मेंबरशिप होती है। तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे होते हैं और वो चेकआउट बार बार चलता रहता है, टाइम टू टाइम। और आपको पता है जो हमारे जिस एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे हैं जो जब मन करता है उनका किसी स्कूल में वो सुबह सुबह चले जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे में तो आप सोच ही सकती हैं जो कितना बेस्ट तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रहा होगा। यस मैम। मैम, एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो है हेल्थ का। तो आपने अपने क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए मैम? देखिए, हमारे एरिया में टोटल 11 के करीब हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक, और सभी मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देखोगे तो अभी सुबह 8 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और पर डे कम से कम 200 से 250 लोग मिनिमम उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाते हैं, अपना इलाज ले रहे हैं, पूरा टेस्टिंग उनकी फ्री हो रही है। अब तो पहले ये था जो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग चले जाते थे, अब जो कैपेबल भी हैं उनको ये भरोसा है जो ये सरकारी दवा है, ये सरकारी इलाज है ना, तो यहाँ पे गलत दवा नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप देख रही हैं, जिस प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट दवा की हो जाती है, तो बहुत सारे लोग फीस तो दे पाते हैं, लेकिन जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं और दवा मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, दवा खरीदने में उनको दिक्कत होती है, जो इतना दवा खरीदना और लेना। और सबसे जो प्लस पॉइंट है हमारे मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में, वहाँ दवा मिलती है, और दवा नंबर 1 की दवा मिलती है, जिसमें कोई भी मतलब मिलावटी नहीं है। कोई भी मेडिसिन पे, दिल्ली गवर्नमेंट की मेडिसिन पे लोगों को विश्वास है। और वो बहुत सारे साथी तो जो BP के पेशेंट है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो दवा लेने भी ही सिर्फ जाते हैं, वो दिखाते हैं और दवा लेके वहाँ से आते हैं। तो अब अच्छे अच्छे लोग भी दिल्ली गवर्नमेंट की मोहल्ला क्लिनिक पे फेथ है, उनका विश्वास है, और वो जाते हैं और सारी टेस्टिंग भी वहाँ से वो करवा ले रहे हैं। जी मैम, एक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि पेंशन व्यवस्था को लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, पेंशन में हमारे एरिया में
विधवा और विकलांग पेंशन तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जो बुजुर्गों की पेंशन है ये लगभग 4 साल से रुकी पड़ी है, 4 साल 5 साल से। और ये मुझे लगता है जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए फ़ंड आना चाहिए। और ये नया पेंशन नहीं बना पा रहे हम सीनियर सिटीजन का, ये बहुत ज़रूरी है और इसमें बनना चाहिए। सीनियर सिटीजन जो बहुत ही पुअर हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे छोड़ रखे हैं, चाहे जो बुज़ुर्ग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, कोई इनको गवर्नमेंट साधन नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है, तो ये 2500 रुपया उनके लिए सफिशिएंट होता है। और बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, जो पहले से चलता रहा है वो नहीं बंद है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम बंद पड़ी हुई है लगभग 5 साल से। मैं सरकार से भी बहुत हर फोरम पे आवाज़ उठाती हूँ और कहती हूँ जो कि सीनियर सिटीजन पेंशन होनी चाहिए और इसके लिए जहाँ तक हो सकता है और भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उठाएंगे और ये पेंशन मिलनी चाहिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि जो सीनियर सिटीजन्स की पेंशन रुकी हुई है, बीच में लास्ट अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी पेंशन के ऊपर कि एमसीडी के अंदर पेंशन रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये सारे मुद्दे कब तक सॉर्ट आउट हो देखिए, जाएंगे? एमसीडी का पेंशन से कोई रिलेशन नहीं है, पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। तो बहुत सारे कुछ पेंशन में कुछ अमाउंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत, तो सभी स्कीम को मिला के पेंशन मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार पैसा रोक देती है। दिल्ली में एक बेवजह हम लोगों के ऊपर एक थोपा गया, एलजी टाइप लोग हैं जो हर स्कीम में बाधा बनते हैं। कोई भी डेवलपमेंट की स्कीम हो उसको रोकना एक एलजी साहब की ड्यूटी बन चुकी है। और इसकी तो जिसमें अपना इंटरेस्ट ना हो वो काम को रोक देना, दिल्ली के लोगों के इंटरेस्ट का कुछ भी काम नहीं करना, एक दिल्ली में एलजी की आदत सी बन गई है। और आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एलजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाता है एलजी को, जिसकी वजह से दिल्ली में यूनियन टेरिटरी होने के कारण बहुत सारे काम में बाधा आती है। लेकिन इतना बाधा के बावजूद भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करते हैं। मैम अभी जो एक न्यू लीगर पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसके बारे में आप कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहेंगी? देखिए, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट होता है हर, और उसमें मैं 2-3 चीज़ें तो बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो न्यू लिकर पॉलिसी में उस लिकर शॉप के बाहर भीड़ नहीं थी। जो भीड़ होती है वो भीड़ देख के ना और भीड़ बढ़ जाती है, जहाँ भी भीड़ हो ना तो भीड़ का हिस्सा हर आदमी बनना चाहता है, तो भीड़ नहीं थी। साथ में कोई भी ईटेबल आइटम आसपास नहीं बिकना था, ये अलाउ था, उसमें लागू था। जो कोई भी ईटेबल चीज़ जैसे चिकन शॉप है या आपको जितने भी वेफर शॉप है ये सब नहीं था। और अब क्या है, जो अब की पॉलिसी में वो सारी चीज़ें हैं। उस समय सीसीटीवी लगी थी, मॉनिटरिंग हो रही थी, लोग अंदर जाके भीड़ नहीं इकट्ठा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ठीक थी। और वो पॉलिसी कुछ लोगों को पची नहीं, क्योंकि उससे क्या था, उस पॉलिसी से ये छोटे छोटे जो 2 नंबर की दारू बेचने वाले हैं उन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही थी। जो 10 रुपये 20 रुपये के बोतल बेचते हैं, नकली चीज़ बेचते हैं, आपको पता ही है बिहार के अंदर नकली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो। तो उस नकली चीज़ों को, अनऑथराइज चीज़ों को बेचने से रोकने के लिए ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी। साथ में एक जो डिसिप्लिन थी वो डिसिप्लिन उस पर बनी हुई थी, शायद वो डिसिप्लिन लोगों को रास नहीं आई और लोगों ने शोर मचाया खूब, भाजपा वालों ने। और मुझे लग रहा था जो कि उनकी अपनी कुछ अंदर सेटिंग थी वो छोटे छोटे लिकर शॉप के साथ, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही थी वो बड़ी। मैम कोई भी लीगर पॉलिसी अगर बनाई जाती है तो आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से वुमेन सेफ्टी जो है, क्या वो उसके साथ कोई लिंक हो पाता है? क्या वुमेन सेफ्टी इफ़ेक्ट होती है किसी भी लीगर पॉलिसी की वजह से? देखिए, ये दिल्ली जैसे शहर में इसको हम लोग मान सकते हैं जो कि लिकर पॉलिसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है लिकर बिके ना ही तो सही रहेगा। क्योंकि जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो दारू पीने के बाद ही हो रहे हैं, अधिकांश क्राइम। तो है तो गलत, है तो गलत,
लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि बंद तो हो नहीं सकता, बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, आपने देखा बिल्कुल मैम। बुरी बुरी स्थिति हो रही है आज के डेट में। तो जो पीने वाले हैं वो बगल के स्टेट, या तो पूरे बंद ही करना है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया बंद करो, ऑल ओवर इंडिया ही ख़त्म कर दो। नहीं तो यहाँ तो हरियाणा बगल में है, यूपी बगल में है, वहाँ से ले आएंगे लोग बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में। तो इसको मुझे लगता है जो कि अगर बंद करने की बात आए, अगर गलत है, जिस तरह से सभी पॉलिसी मेकिंग जितने लोग हैं, जितने एक्सपर्ट हैं, अगर इसको गलत मानते हैं तो पूरे इंडिया लेवल में बंद करो, पूरे हिंदुस्तान में इसको बंद करो। नहीं तो ये दूसरे दूसरे स्टेट से आता है, जिस तरह से हमने बिहार में भी देखा, गुजरात में भी देखा, जो कि शराबबंदी के बावजूद भी वहाँ इतने क्राइम हो रहे हैं। मैम अगर कोई भी न्यू लीगर पॉलिसी बनती है तो उसकी वजह से वुमेन सेफ्टी हमेशा इफ़ेक्ट होती है। तो आपके अकॉर्डिंग वुमेन सेफ्टी के लिए क्या रूल्स बन जाने चाहिए? देखिए, वुमेन सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा जो है रूल, जो पुलिस का रवैया जो है ना, पुलिस को अगर एक कॉल जाए, उस कॉल पे आ जाए पुलिस, सबसे बेस्ट पॉलिसी यही है। क्योंकि देखिए अभी हम इक्वलिटी की बात करते हैं, जो हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है, हर जगह उनको नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, उनको सड़क पे पैदल अकेले भी जाना पड़ता है। तो जहाँ वो परेशान हो, एक कॉल करे तो पुलिस उसकी सुन ले। ये लॉ एंड ऑर्डर हमारी जितनी दुरुस्त रहेगी उतना ही हमारी महिलाएं सेफ रहेंगी। मैम अभी जो इलेक्शंस हुए 4 दिसंबर 2022 को, उसमें आपकी जीत हुई सर मैम। तो मैम आप कांग्रेस या भाजपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो, कांग्रेस तो दिल्ली में है नहीं, हाँ जी। उनके बारे में कुछ कहना बेकार है। भाजपा की जो पॉलिसी रही है, भाजपा एन केन प्रकरण वो जीतना चाहती है, उसका जीतना उद्देश्य है, किसी भी तरह से जीत हासिल करे। लेकिन भाजपा की कोई रणनीति नहीं है जो करना क्या है जीत के, दिल्ली को सुंदर कैसे बनाना है, दिल्ली के लिए क्या काम करना है, देश के लिए क्या काम करना है। उनका बस एक ही एजेंडा है, अपनी सरकार बनाओ। और आज जो अभी सदन के अंदर, हमारे एमसीडी सिविक सेंटर के अंदर जो चल रहा है, मुझे लगता है उसका एक उदाहरण वो भी है। जो भाजपा की एक ही रणनीति रहती है, चाहे मैंने अपने क्षेत्र में चुनाव के अंदर देखा, जो भाजपा ने पूरी ताकत, साम दाम दंड भेद पैसा, लोगों को तो इस तरीके से जैसे पैसा देती थी और कहती थी तुम्हें बच्चों की कसम, तुम्हें अपने मतलब हस्बैंड की कसम है, तुम वोट दोगी तो इस को दोगी, लोग आके कहते थे मुझे, और दोगी, और नहीं तो तुम वोट ही देने मत जाओ। इस तरह की और उस घटिया राजनीति से मतलब हम लोग बहुत ही आहत थे, पतारी थे। एक तो एक जे क्लस्टर के अंदर जब वो पैसे लेके कुछ दलाल टाइप के लोग घूम रहे थे, तो मैंने उनसे बात किया, जो ऐसा क्यों कर रहे हो पैसे लेके ये, तो कह रहे हैं जो कि आप उससे ज़्यादा दे दो मुझे, मैं आपको वोट कर दूंगा, वो 2000 दे दें, तुम 4000 दे दो। तो मतलब इस तरह की ना राजनीति से शायद मैं पर्सनली बहुत आहत थी, बहुत परेशान थी पूरे निगम के चुनाव में, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन। और वो माहौल से शायद मुझे लगता है जो कि हिंदुस्तान में वो माहौल ख़त्म होनी चाहिए। उस समय मैं पुलिस को कितने फ़ोन किए, ना पुलिस सपोर्ट करे, ना इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करे। तो उस समय बड़ा लगता है जो कि आपने सारा काम किया, आपने इतना अच्छा काम कर रहे हो, उस समय आपका कुछ भी काम नहीं आता, जो इस तरह की पॉलिसी की वजह से। मैम आम आदमी पार्टी का जो 7.5 साल का कार्यकाल है, उसमें ओवरऑल क्या चेंजेस हुए हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, उसके बारे में एक बार देखिए, ओवरऑल बताना चाहेंगे? उस 7 साल 8 साल के अंदर जो सबसे बड़ी चेंजेज है ना, जो हमने सिखा दिया अन्य पार्टियों को राजनीति कैसे करनी, हर पार्टियों को हमने सिखा दिया जो अब ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चेंजिंग है।
अब लोग निगम पार्षद के फ़ोन नंबर रखने लगे हैं, विधायक के फ़ोन नंबर रखने लगे हैं। फ़ोन उठाना उनकी मजबूरी है, नहीं फ़ोन उठाओगे तो भी जनता बताएगी। ये बहुत बड़ी चेंजिंग है जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। लोगों की पावर होनी चाहिए। लोगों को पूछे, कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, वो लोगों की सुने। ये बहुत बड़ी चेंजिंग आई है और हम लोगों ने किया भी है। और साथ में जो दिल्ली के अंदर काम की पूजा होने लगी है, काम को लोग पूछने लगे हैं। लोग काम करना, अन्य पार्टी वाले भी काम की बात करना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम में लड़वाओ, मंदिर मस्जिद की बात करो, इसी में लोगों को उलझा के रखो। लेकिन अब लोग नाली गली पार्क और रोड की बात करने लगे हैं, स्कूल हॉस्पिटल की बात करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी चेंजिंग है। जैसे शालीमार विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब पब्लिक आपके पास आती है अपने मुद्दे लेके? देखिए, बहुत सारी चीज़ें। एक है, जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के नाते सारा डिसीजन मेकिंग एलजी साहब के पास है। और जब जो काम हम ऑफिसर्स को बोलते हैं और ऑफिसर्स उस काम में उलझा देते हैं, और हमारे पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होती है जो ऑफिसर हमसे डरे। एक सिटीजन चार्टर जो कानून था, जो लाने की बात हो रही थी लोकपाल के अंदर भी, लेकिन हम सब नहीं ला पाए। और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं होने की वजह से दिल्ली को वो ताकत नहीं है जो सिटीजन चार्टर, चाहे एक प्यून को भी ट्रांसफ़र या प्रमोशन डिमोशन की पावर नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से अब अभी अधिकारियों पे एक टाइम बाउंडिंग के तहत हम काम नहीं करवा पाते। एक एक फाइल 1.5 साल अटकी पड़ी होती है, और जिससे हम जनता को सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते। जनता तो हर हमेशा कहती है, आप कहते हो कल हो जाएगा, आप कहते हो अगले महीने अगले महीने अगले महीने, लेकिन कुछ जो अधिकारियों पे डिपेंड होते हैं, अधिकारी अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहे हैं। अधिकारी टाइम बाउंडिंग उस फाइल को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा, जो एक टाइम बाउंडिंग के तहत काम हो, जो टाइम से काम ना हो तो उसकी तनख्वाह काटी जाए या कुछ पनिशमेंट हो उनको, ये नहीं हो रही। और इससे हम लोगों की फाइल काफ़ी रुकती है और समय पे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है जो अकाउंटेबिलिटी जो हमने जनता से जो कमिट की, वो कमिटमेंट नहीं पूरा हो पाता। मैम, जो कोरोना पीरियड आया उसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं मैम, लोगों की फैमिलीज़ की बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हुई। तो कोरोना के पीरियड के अंदर जिन लोगों की डेथ हुई, तो मैम उनकी फैमिलीज़ को क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया गया? देखिए, सरकार के अंदर जो भी है वन टाइम 50,000 का, जो डिपेंडेंट, अगर किसी डिपेंडेंट की डेथ हो गई है तो उनकी फैमिली को लाइफ टाइम 2500 की 2500 की पेंशन शुरू हुई। फिर जो बच्चे थे डिपेंडेंट थे 18 साल 21 साल तक, उनको उन बच्चे को पेंशन रिलीफ स्कीम के तहत शुरू हुई। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे ही थी जो कि शुरू हुई और मिला लोगों को। ओके, तो आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, कोरोना पीरियड के अंदर जिन फैमिलीज़ की डेथ हुई है, जिन लोगों की, उनकी फैमिलीज़ को हाँ, सबको compensation कंपनसेशन मिला। मैं जो जिसके हस्बैंड की उनको विधवा पेंशन भी मिला, जो डिपेंडेंट थे उनको भी मिला। मान लो फैमिली में एक ही मेंबर कमाने वाले था, उनकी डेथ हो गई तो जो डिपेंडेंट छोटे बच्चे थे उनको भी मिला, सबको मिला। मैम, अब जो 2024 और 2025 में अपकमिंग इलेक्शंस हैं, उसमें आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? हमारे मैं सरकार की तो बहुत सारी प्लानिंग होगी, लेकिन मेरी तो यही प्लानिंग है, जो काम करो क्षेत्र की जनता को के लिए, जो जनता चाहती है उसके लिए काम कीजिए। और जनता काम को पहचानती है, तभी वो 3 बार वोट दे के, मैं इस एरिया से 3 बार की विधायक हूँ, आगे भी जनता देगी वोट काम को ही। तो मैम, आपका क्या पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए बस एक ही मैसेज है हमारा, जो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जो धर्म जाति क्षेत्र
से अलग उठ के आपको देश के लिए काम करना है। और आपका क्षेत्र मजबूत कैसे बने, आपका क्षेत्र विकसित कैसे हो, इसके लिए सोच समझ के वोट करें। कभी भी इस चीज़ों पे वोट ना करें। जैसे मेरे एरिया में बहुत बार शालीमार बाग को कहा गया, शालीमार बाग शाहीन बाग बन जाएगा, ये मंदिर टूट जाएगी, यहाँ कब्रिस्तान बन जाएगा। ये इन सब बहकावे में ना आए। इन सब तरह की जो बहकावा बार बार अफवाहें होती हैं, अफवाहों से में ना आए और शालीमार बाग की विकास की बात करें, दिल्ली की विकास के लिए जो काम कर रहा है उसको वोट करें। यही हमारी उनसे निवेदन रहेगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ हमें रूबरू कराया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।